नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। गए हफ्ते प्रधानमंत्री यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर थे। वहां उन्होंने एक बार फिर से वॉर रुकवा दी पाव। वॉर रुकवा दी पापा। पाव के अलावा हम बात करेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार की, जो इन दिनों मीडिया महकमे के रोजाना पीएनपीसी बोले तो परनिंदा पर चर्चा का खुराक बन गए हैं। आप अपनी पत्नी के दिमाग में हमेशा ये डर क्यों रखना चाहते हैं कि आप दूसरी या तीसरी ले आएंगे? उसको क्यों डरा के रखना चाहते हैं? इसके अलावा आप क्या अचीव कर रहे हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड आपको बुर्का तो नहीं पहनने दे रहा है बहुत सारे देशों में। वहां आप जी ले रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बुर्का चाहिए। और लगे हाथ बहुत दिनों बाद बात होगी डंकापति की। आखिर क्यों डंकापति और यू टर्न एक वाक्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द बन गए हैं? अब की बार फिर से मोदी सरकार तो है, लेकिन ये सरकार अब कड़े फैसले लेने वाली सरकार नहीं बल्कि यू टर्न लेने वाली सरकार है। लेकिन 2024 में बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे में लगातार मोदी सरकार यू टर्न ले रही है। अभी 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन इतने ही दिनों में सरकार को कई बड़े फैसलों में यू टर्न लेना पड़ा है। लेकिन इन सब से पहले एक जरूरी बात। हरियाणा के साथ 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद हालात काफी बदल चुके हैं। जनता की नब्ज जानने के लिए हम होंगे ग्राउंड जीरो पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी कवरेज के लिए हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय जारी है। मैं, मेरी सहयोगी मनीषा पांडे के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवासन जैन इन चुनावों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ में बसंत कुमार और अनमोल प्रीतम जमीनी रिपोर्ट लेकर आपके बीच आएंगे। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट में योगदान कीजिए, मनचाही रकम का भुगतान कीजिए, साथ में इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दरबार सजा हुआ था, दरबारी भी सजे धजे बैठे थे, धृतराष्ट्र और संजय भी आसन पर जमे हुए थे, लेकिन माहौल में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अजीब सा तनाव तारी था। दरबार में यह अजीब सा तनाव आर्यावर्त के चुनावों के बाद से ही महसूस किया जा रहा था, जब डंकापति को नॉन बायोलॉजिकल झटका लगा था। लेकिन दरबार की मजबूरी थी, उसे तो लगना ही था। धृतराष्ट्र सुखनिदिया वाली अवस्था में ऊँघ रहे थे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ अंदर आया। धृतराष्ट्र मैं दरबारी उसे देखने लगी। सांसों पर काबू करते हुए उसने कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, खबर बहुत जरूरी है। डंकापति की सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है। इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पुरानी व्यवस्था खत्म कर नई व्यवस्था लागू करके मोदी जी ने बड़ा उपकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। यूपीएस कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देती है। इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। धृतराष्ट्र अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से समझ गए कि सेवक अपनी पेंशन बढ़वाने के चक्कर में पूरे दरबार के सामने यह खबर फैला रहा है। इसी दबाव में उन्होंने चितवन संजय की ओर फेरी। इस चितवन में एक सवाल छुपा हुआ था। सवाल यह कि यह खबर तुमसे पहले सेवक के पास कैसे पहुंची? तब संजय ने एक लाइन में अपनी सफाई पेश की, महाराज, डंकापति यू टर्न विशेषज्ञ हो गए हैं। किस खबर को पकड़ूं और किसको छोड़ूं? पेंशन योजना को ही लीजिए। डंकापति की पार्टी की सरकार ने ही 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लागू की थी। अब यू टर्न लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यू टर्न में अटक गए। ये यू टर्न क्या लगा रखा है? तुमको पता नहीं डंकापति नाक किस सीध में चलते हैं? उनके शब्दकोश में यू टर्न नहीं है। एक बार चल दिए तो फिर चल दिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय सोच में पड़ गए। उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। संजय बोले, महाराज, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। सब दिन होत न एक समाना। संजय के निर्गुण ने धृतराष्ट्र की उलझन को और बढ़ा दिया। संजय को मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, इसको ऐसे समझिए कि पहले आप एक घर के मालिक थे, आपका हुक्म चलता था। अर्दली से लेकर संतरी तक आपके लिए एक पांव पर खड़े रहते थे। फिर उसी घर के 3 मालिक हो गए। एक ही घर को 3 मालिकों से शेयर करना पड़े तो दिक्कत होगी या नहीं? यही हालत डंकापति की हो गई है।
धृतराष्ट्र की उलझन चिढ़न में बदल गई। उन्होंने कहा, बुझनी बुझाओगे कि साफ साफ बताओगे? तब संजय ने बातचीत का सिरा खोलते हुए कहा, जिस डंकापति को आप जानते हैं अब वो डंकापति नहीं रहे। अब न रहे मैं पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। इसलिए डंकापति को अब यूटर्न सरकार की उपाधि दी जा रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार यूटर्न वाली सरकार है। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खड़गे ने ये बात कही। संजय जारी रहे, आप तो जानते ही हैं कि डंकापति तीसरी बार दीवाने आजम बन गए हैं, लेकिन जनता ने उनके कद को काफी छांट दिया है। कहाँ तो 56 इंच की सवारी करते थे और अब गठबंधन की बैसाखी पर सरकार चला रही हैं। ऊपर से जो गठबंधन में नहीं है वो अलग डंकापति पर चढ़ाई किए हुए हैं। इस चक्कर में जब से शपथ ग्रहण हुआ है डंकापति का शिराजा बिखरता जा रहा है। कहाँ तो एक अकेला सब पर भारी था। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और कहाँ ये हाल है कि डंकापति की सबसे दिलअजीज स्कीम लेटरल एंट्री को वापस लेना पड़ गया। लेटरल एंट्री को लेकर मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। जी हां, आरक्षण पर विवाद के चलते सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं और नौकरशाही में लेटरल एंट्री वाली भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। डंकापति की सरकार 45 राजकीय ओहदों पर बैकडोर से नए कामगार नियुक्त करना चाहती थी। इस पर विवाद शुरू हो गया। ऐसे कैसे SC, ST और OBC का आरक्षण हजम कर जाएंगे? इस हल्ले में डंकापति के हनुमान चिराग भी बगावती हो गए। पीछे पीछे पाटलिपुत्र वाले नीतीश बाबू भी खिलाफ हो गए। डंकापति की इतनी घेरघार 10 सालों में आपने कहाँ देखी थी? बहुत देर से संजय की बात सुन रहे धृतराष्ट्र ने कहा, तो क्या हुआ? सियासत में एक आध फैसले इधर उधर होते रहते हैं। संजय ने टोंकते हुए कहा, नहीं महाराज, एक आध नहीं, पूरी फहरिस्त है। मसलन कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में डंकापति वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए थे, तब भी सबने मिलकर डंकापति को घेर लिया था। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, किरण रिजिजू ने वक्फ JPC की सिफारिश कर दी। आज लोकसभा में बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। संसदीय कमेटी इस पर अब आगे फैसला जो है वो यहाँ पर करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विपक्ष ने बिल के खिलाफ हंगामा किया था। संजय बोले जा रहे थे, आप ही बताइए महाराज, 6 महीना पहले तक कोई सोच सकता था कि डंकापति का बिल संसदीय समिति वाले पास करेंगे? धृतराष्ट्र को लगा कि मामला वास्तव में गंभीर है। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ? तब संजय ने इंडेक्सेशन का नाम लिया। इसे सुनकर धृतराष्ट्र थोड़ा आतंकित हो गए। उन्होंने पूछा, यह क्या बला है? संजय ने कहा, डंकापति की दीवाने खजाना निर्मला जी ने इंडेक्सेशन खत्म करने का ऐलान किया था। इसके तहत रियाया जमीन आशियाने की खरीद फरोख्त से जो थोड़ा बहुत टैक्स बचा सकती थी, उसे भी उससे महरूम करने का प्लान था। लेकिन सरकार तो बता रही है कि भैया हमने 20% से, ये जो पहले 20% लगता था उसको हमने 12.5 कर दिया है, ये कर दिया है। लेकिन ये भी तो देखिए कि अगर आपने इंडेक्सेशन हटा दिया है तो ये जो महंगाई से हम लोग मैनेज करते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो इवेंचुअली सरकार को पैसा ज्यादा जा रहा है। इस पर मिडिल क्लास ने विद्रोह कर दिया। मजबूरन डंकापति को इसे वापस लेना पड़ा। यह सुनकर धृतराष्ट्र को डंकापति पर बहुत तरस आया। इसी मौके पर संजय ने एक और बम फोड़ा, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल। धृतराष्ट्र फिर आतंकित हो गए। यह क्या बला है? संजय ने कहा, यह जो कुछ भी है फिलहाल कूड़ेदान में पड़ा है। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर रखने का फैसला किया है। सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद नया ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही है। धृतराष्ट्र के मन में हुक उठी कि काश वो डंकापति की कोई मदद कर पाते, पर उन्होंने खुद को मजबूर पाया। संजय की ओर मुखातिब होकर बोले, क्या इसीलिए इन दिनों डंकापति की इवेंट बाजियां बंद हैं? संजय ने कहा, कुछ कह नहीं सकते महाराज, लेकिन पिछले दिनों एक बार फिर से डंकापति पुरानी रंगत में दिखे। उनके दरबारी हुड़कचुल्लुओं ने एक बार फिर से उन्हें विश्व शांति का सफेद कबूतर बनाने का प्रबंध किया। और पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध वाकई रुकवा सकते हैं या रुकवाने में मदद कर सकते हैं? भारत और PM मोदी का कद कई गुना बढ़ जाएगा। कई और देश भी अपने मसले सुलझाने के लिए भारत की तरफ देखेंगे। दुनिया में कई ऐसे ताकतवर मुल्क हैं जो ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो प्रयास किया वो काबिल तारीफ है। उन्होंने युद्ध के बीच रूस जाकर पुतिन से बात की कि नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी का कॉन्फिडेंस ही गिर गया। संजय जारी रहे, दरबारियों का कोई इलाज नहीं है।
जब डंकापति एक युद्ध प्रभावित इलाके में गए थे, जहां बीते 1.5-2 सालों से अकल्पनीय जनहानि हुई है, वहां भी तमाम हुड़कचुल्लुओं को पोलैंड की ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं दिखती रही। लग्जरियस सुविधाओं वाली हाईटेक ट्रेन, इस पर 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात रहती है और इसकी सुरक्षा के लिए आगे पीछे 2 ट्रेन अलग से चलती। यही वजह है कि इसका नाम रेल फोर्स 1 है। जैसे आपने एयरफोर्स 1 सुना है ना, रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी मीटिंग हॉल भी। अभी भी वंदे भारत सिंड्रोम जारी है। एक युद्ध क्षेत्र से जहां लंबे अरसे से युद्ध जारी है, वहां से एक भी यादगार ग्राउंड रिपोर्ट हमारा घोघा वसंत मीडिया नहीं ला सका। धृतराष्ट्र को यह सुनकर अफसोस हुआ। संजय ने बात को आगे बढ़ाया। डंकापति को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कुछ जली कटी बातें भी सुनाई, लेकिन वो बातें दरबारी मीडिया के पर्दे पर नहीं आ सकी। जहां तक भारत की भूमिका की बात है, अगर आप तेल का आयात रोक देंगे तो पुतिन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या पुतिन ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया? नहीं, वो हमारे लिए एक हत्यारा है। लेकिन क्या उसने आपके लिए, भारत के लिए कुछ अच्छा किया? जब रशिया ने भारत के प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा के दौरान अस्पताल में बच्चों पर हमला किया। धृतराष्ट्र ने कुछ कहने की बजाय चुप्पी साधे रखना बेहतर समझा। यह सभा बर्खास्त होने का संकेत था। धृतराष्ट्र उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सुधीर चौधरी सनम बेवफा मोड में चले गए हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी भाजपा, IT सेल मिलकर भी यह समझ नहीं पा रहे कि सुधीर चौधरी बेवफा क्यों हुए। यह 10 रुपए के नोट पर बेवफा हुई सोनम गुप्ता का मामला नहीं है। यह सुधीर चौधरी का मामला है, जो एक के बाद एक बेवफाई के पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं। आज आपको हमारे देश की बेरोजगारी भी बहुत साफ साफ दिखाई देगी। जिस नौकरी के लिए आज से 6 साल पहले 40 युवा लाइन लगाकर खड़े थे, अब उसी एक नौकरी के लिए 80 युवा लाइन लगाकर खड़े हैं। असल में ये देश की जनता के साथ धोखा है। जिसे आप चुनते हैं, अपना वोट देते हैं 5 साल में एक बार, वो आपके साथ खड़ा नहीं होता। स्त्री 2 भी सुपरहिट हो रही है और उसमें डायलॉग है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या वाकई हमारे देश में स्त्री कुछ भी कर सकती है? टैक्स पेयर्स को टैक्स देने के बाद सरकार से क्या मिलता है? शायद कुछ नहीं। हमारे देश की सरकारें इन टैक्स पेयर्स को साफ पानी और साफ हवा तक नहीं दे पाती। लेकिन जिस दिन हमारे देश की ये अलग अलग सरकारें कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचने लगेंगी और धर्म की बजाय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाने लगेंगी, तो ये सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सुधीर चौधरी की बेवफाई की वजह बहुत क्रांतिकारी नहीं है। कम से कम आज तक इंडिया टुडे में मौजूद हमारे सूत्रों का तो यही कहना है। दरअसल सुधीर चौधरी के वर्तमान कायांतरण का बहुत बड़ा श्रेय आपको यानी दर्शकों को जाता है, जिन्होंने बड़ी संख्या में खबरिया चैनलों की खबरें देखना बंद कर दिया है। और इसका थोड़ा सा श्रेय हमारे जैसे लोगों को भी जाता है, जो इनके खटकर्मों को लगातार उजागर करते रहे। बहरहाल, अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की बजाय सुधीर चौधरी की बेवफाई पर बात करते हैं। कुछ बदलाव आ गया है रिश्ते में, अब वो अपनापन नहीं है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि बड़े बड़े दावों के बावजूद लगातार सुधीर चौधरी के शो की रेटिंग गिरती जा रही थी। आज तक, जो कि भारत के खबरिया चैनलों और TRP की दुनिया पर एक छत्र राज करता था, वह अपने प्राइम टाइम शो की दुर्दशा कैसे बर्दाश्त करता। तब दोनों पक्षों यानी सुधीर चौधरी और आज तक के मालिकान के बीच एक राह निकाली गई, या तो TRP लाओ या फिर बाहर निकल जाओ। मरता क्या न करता, सुर बदलने से अगर TRP की मौसी आज तक के अंगने में नाच सकें तो क्या दिक्कत है। सो सुधीर चौधरी ने सुर बदल लिया। आप इसे सुधीर चौधरी का सनम बेवफा मोड कतई न समझें, यह विशुद्ध अर्थशास्त्रीय मामला है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, यह हकीकत तो आंखों से बयां होती है। अब हम अपने समय के एक मूर्धन्य पत्रकार की बात करने जा रहे हैं। नाम है दिलीप चंद्र मंडल। उनको लेकर धुआंधार अफवाहें उड़ रही हैं। पहले आया कि मंडल जी सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार बन गए। फिर काउंटर अफवाह आई कि दक्षिणपंथी कुनबे में भारी झगड़ा हो गया, इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द हो गई। चूंकि ये सब अफवाहें हैं, इसलिए हम मंडल जी को अभी भी पत्रकार ही मानते हैं, सलाहकार नहीं।
बीते 6 महीनों में सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा उन्होंने बटोरी है, बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मंडल जी के बारे में कहा जाता है कि सुर्खियों में आना, सुर्खियों का निर्माण करना और सुर्खियों का केंद्र बन जाना उनकी खास योग्यता है। लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए बौराए जा रहे हैं। मंडल जी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, इस विषय पर एक पूरी किताब लिख मारी। यह ऐसा ही है कि पहले गंजे को कंघी बेचो और उसके बाद बाल उगाने वाला तेल। पेश है अनसोशल नेटवर्क। सोशल मीडिया से जुड़े क्या, क्यों, कैसे जैसे सवालों के जवाब पेश करती और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की तरकीबें बताती एक उपयोगी किताब। बहरहाल मंडल जी की हालिया चर्चाओं का सबब है उनका हृदय परिवर्तन। बीते कुछ महीनों के दौरान यकायक उनका मन मोदी जी के लिए मचलने लगा है। मोदी लोकतंत्र और बाबा साहेब रचित संविधान के सबसे बड़े चमत्कार है। वे संविधान के पहले नंबर के लाभार्थी है। संविधान है तो मोदी है, संविधान नहीं तो मोदी नहीं। वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है, इसको भारतीय लोकतंत्र का कितना बड़ा चमत्कार माना जाना चाहिए। मंडल जी के हृदय में मोदी प्रेम का संकेत बसंत के मौसम में ही मिलने लगा था, जब बागों में बहार थी, गुलशन में फूल खिले थे, संत वैलेंटाइन की खुमारी चढ़ी हुई थी, कामदेव की पूजा चल रही थी, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा था। बहारों के उसी मौसम में मंडल जी के हृदय में भी भाजपा और मोदी जी के प्रेम का बीज अंकुरित हुआ था। एमएसपी प्रणाली अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। किसी भी राज्य को हरियाणा और पंजाब का चावल नहीं चाहिए। एफसीआई गोदाम में जगह नहीं है। अब एमएसपी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का समय आ गया है। अगर आप मंडल मोदी प्रेम बीज स्फुटन से पहले इसके संकेत कहीं और ढूंढना चाहते हैं तो वह भी उपलब्ध है। यह 2 सर्दियां पहले का वक्त था, जब मंडल जी की लड़ाई जा रही पींगों के इशारे मिलने शुरू हुए थे। तब से अब के बीच तमाम अटकलें तथ्य बन गई हैं। मोहब्बत की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो चुकी है। स्वयं मंडल जी ने अपनी वफा के सबूत को मजबूत करने के लिए बीते दिनों में अपने अतीत की डायरी से कई पन्ने फाड़कर फेंक दिए हैं। आइए देखते हैं दिलीप मंडल के डिलीटेड ट्वीट्स। 27 अगस्त को 70, 24 अगस्त को 86, 23 अगस्त को 22, 22 अगस्त को 46, 21 अगस्त को 47, 18 अगस्त को 5 और 14 अगस्त 148 ट्वीट्स डिलीट किए गए। थोक के भाव अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने से भला क्या होगा? बिल्ली के नाखून भला किसी से छुपते हैं? सोशल मीडिया पर अपनी धमक, सोशल जस्टिस के मामलों पर अपनी पकड़ के चलते मंडल जी SC, ST, OBC के मुद्दों पर मोदी भाजपा संघ के लिए काफ़ी यूजफुल और कीमती रिसोर्स बन बैठे। खासकर मोदी भाजपा संघ का बहुजन राजनीति में ऐतिहासिक रूप से तंग हाथ को देखते हुए इस उपयोगिता का इस्तेमाल करके वो मोदी सरकार से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हाल ही में खत्म हुए चुनाव के नतीजों ने मंडल जी की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। याद होगा, इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मुख्य मुद्दा थे। विपक्ष अनपेक्षित रूप से इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा। महामानव मोदी की इज्जत उछल गई। पिछले 2 चुनावों के मुकाबले भाजपा कमजोर होकर गठबंधन के भरोसे हो गई। यानी मोदी भाजपा में जब तक संविधान आरक्षण का भय बना रहेगा, मंडल जी उनके काम के बने रहेंगे। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का विश्लेषण करें तो इस प्रेम प्रसंग के संकेत साफ नजर आएंगे। अनेक अवसरों पर मोदी जी के भाषण सीधे मंडल जी के एजेंडे से उठा लिए गए थे। जो भी मोदी जी के भाषण लिख रहा था वह मंडल जी के संसर्ग में था। 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। लोकसभा चुनावों के दौरान ऐसे भी अवसर आए जब बीजेपी के सोशल मीडिया पन्ने पर दिलीप मंडल के रील्स शेयर हो रही थी। इस समय राहुल गांधी की
एक प्रॉब्लम अगर मुझे कोई आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो मैं उनको बोलूँगा कि उनका जो मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट, निहिलिस्ट, सारे मैं बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है। मैं जिस आदमी से इस देश में संविधान को सबसे कम खतरा मानता हूँ वो आदमी नहीं, वो आदमी प्रधानमंत्री बनता है। ये भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार है। लेफ्ट लिबरल और उग्र दक्षिणपंथी दोनों ही कुनबा दिलीप मंडल के चरित्र परिवर्तन को पचा नहीं पा रहा है। खासतौर पर वो लोग जो 2014 के बाद से मोदी और भाजपा की भजन मंडली बन गए थे, चाहे वो स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर खबरिया चैनलों के प्राइम टाइम पर मोदी भजन संध्या करने वाले भजन कर्मी। दिलीप मंडल उस भजन मंडली का हिस्सा नहीं बने, बल्कि भजन मंडली वाले मंडल जी को बिग कैच मानकर उनके साथ खुद ही गलबहियां करने लगे। मैं आज के मेहमान साहब को बुला देता हूँ। प्रोफेसर दिलीप मंडल हमारे आज के मेहमान हैं। इनके बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, लव हिम, हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। मंडल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंडल जी, मैं आपका ट्वीट देखा, आपने लिखा वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। मंडल साहब ने लिखा। बसंत के मौसम में किसानों के एमएसपी वाले आंदोलन से मंडल जी ने गियर बदला था। इसके बाद बहुत चतुराई से उन्होंने दो चीजों को साधा। पहला, सामाजिक न्याय के विषय में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल ब्राह्मणवादी राजनीति के शलाका पुरुष, संघ दीक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर ओबीसी नेता स्थापित करने में किया। इस तरह उनकी बुनियादी प्रतिष्ठा और प्रतिभा बरकरार रही कि मंडल जी बहुजन राजनीति से समझौता नहीं कर रहे। दूसरा, मंडल जी ने सोशल जस्टिस, आरक्षण की आड़ लेकर अपनी छिपी हुई सांप्रदायिकता और मुस्लिम विरोध को उजागर कर दिया। इस तरह उन्होंने भाजपा और संघ को डायरेक्ट लव लेटर लिखा। इन दो चीजों को मिलाकर उन्होंने खुलेआम मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। कुछ पाने की तीव्र लालसा से पैदा हुई यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मसलन, मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रदेशों में किए गए आरक्षण के प्रावधानों को ओबीसी, एससी, एसटी की हकमारी से जोड़ना, कुरीतियों की आड़ में मुसलमानों पर हमला, आरक्षण की ओट में मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाना आदि इत्यादि। मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह का बयान अचानक नहीं आया था। वो भयानक किस्म के मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर था। मगर क्यों? कांग्रेस का मकसद क्या था? देखिए कैसे मनमोहन सरकार द्वारा गठित रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एससी लिस्ट में मुसलमानों को लाने और ओबीसी आरक्षण को बांटकर मुसलमानों को अलग आरक्षण देने की सिफारिश की थी। टू मोहम्मद जुबैर, आप लोग अपना सुधार कब करेंगे? जमाना बदल रहा है। सरकार सीरियस है तो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा दे और इस मामले में गद्दारी ना करे। जब से ये अफवाह उड़ी है कि मंडल जी मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त होने जा रहे हैं, तब से लेफ्ट, राइट और सेंटर चौतरफा खलबली मची है। लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ एक चीज स्पष्ट है कि मंडल जी ने एक बड़ा यू टर्न मार लिया है। खबर यह भी है कि कुनबे के भारी विरोध के दबाव में मंडल जी की नियुक्ति अटक गई है। बहरहाल, जब उनकी नियुक्ति ही कभी आधिकारिक नहीं हुई तो खारिज होने की अटकलों पर समय क्यों जाया करें। वैसे भी सरकार के 1000 मुंह और 2000 हाथ होते हैं। वो चाहेगी तो किसी न किसी तरह से मंडल जी का पेट भर ही देगी। हालांकि पेट के मामले में मंडल जी का दावा रहा है कि वो खाए पिए घर से हैं, मटन से नीचे बात नहीं करते। ये खाते हैं आप लोग राजस्थान में? ये तो गरीबों का खाना है। मैं तो राजस्थान में जहां जब भी गया मटन खिलाते हैं बढ़िया। आखिरी और अहम बात, सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। यह किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर विश्लेषक के मोहताज नहीं है। मंडल जी को करीब से जानने वाले इस बात की ताकीद करेंगे कि वो हमेशा कहते रहे हैं, राजनीति में अवसरवाद एक विचारधारा है। मंडल जी ने पत्रकारिता में इस बात को अपने ही ऊपर बहुत ईमानदारी और सच्चाई से लागू किया है। इसके लिए आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की घटना है। वहां पानी का लोटा छूने पर दबंग बाप और बेटे ने एक दलित महिला की पिटाई कर दी। खेत में काम करने के बाद दलित पीड़िता ऊंची जाति के पंप पर पानी लेने गई थी। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने जाति सूचक गालियां देकर उसकी पिटाई की। आप कहाँ गई थी? चंद्रशेखर के खेत में धान लगाने।
फिर क्या हुआ आपके साथ? धान लगाने गए थे तो मैं प्यास लगी तो पानी पे बोर के लगे गई थी, लोटा उठाया तो पानी पे लगा, लोटा उठा के तो झड़ा का बड़े दादा बोलो कि ये जदाई तेनी जात के लोटा का है मोट छुदी है। तो मैं बोले तो भैया तो लोटा धो धा के रख दई हूँ, लोटा में का होगा तो गारी देने लागे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।